WHO की गाइडलाइंस को फॉलो करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, यही डेजॉय चाहता है। और आपके समक्ष आज मैं उपस्थित हूँ। कुछ लोगों ने मुझे कोटा के प्रोग्राम में देखा होगा और कुछ ने सुना भी होगा, पर जो यहाँ नए हैं उनको ये मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम देवेंद्र चौधरी है। मैं पिछले 15 से 17 वर्षों से अनुसंधान से जुड़ा हुआ हूँ, रिसर्च से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने बहुत सारा काम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में किया है और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए किया है, गवर्नमेंट के लिए किया है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए किया है। मैं बहुत सारे गवर्नमेंट की बड़ी संस्थाओं के पदों पे रह चुका हूँ, उसका अभी भी मेंबर हूँ, जैसे डीबीटी, डीएसटी और आयुष मंत्रालय, ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे मेरी कंसल्टेंसी होती है, जहाँ पे मैं मेंबर हूँ। दूसरा, आपने पॉलिटी काउंसिल ऑफ इंडिया भी सुना होगा, उसके अंदर में मैं मेंबर हूँ। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस में भी बहुत सारे काम होते हैं, उसमें भी मैं हूँ। मैंने WHO के साथ में, यूनेस्को के साथ में, यूनिसेफ के साथ में, सबके साथ काम किया हुआ है। और मेरा जुड़ाव डेजॉय के साथ अभी का नहीं है, जब ये कंपनी शुरू नहीं हुई थी, जब एडिला बायोटेक था, तब से मैं शुरुआती दौर से कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं इनकी जो काम करने का तरीका है, जो भावना है, जो ये सोचते हैं, जो भाई साहब सोचते हैं, मैं उन प्रिंसिपल से के कारण जुड़ा हुआ हूँ। तो आगे चल करके ये नेक्स्ट जनरेशन है, क्योंकि मेरा पहले शुरुआती दौर पे मैंने भाई साहब के साथ काम किया था, जिनको आप अभी जो चेयरमैन है डेजॉय ग्रुप के, शंभू जी भाई साहब, उनके साथ मैंने काम किया था। ये सेकेंड जनरेशन है उनकी, अनमोल जी और आपके दिव्यांश जी, जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। तो एक विजन की बात करें, विजन और मिशन जो है शुरू से ही भाई साहब से लेकर के आज अनमोल और दिव्यांश के पास है, वो उसको बढ़ा रहे हैं और इन सब में आप सबका साथ है। तो आज मैं फेसबुक लाइव पे क्यों आया, तो मैं आपको ये बताऊं कि जब मुझसे ये बात कही गई कि आपको लोगों की बहुत सी इच्छाएं हैं, बहुत सारी क्वेरीज हैं रिसर्च को लेकर, अनुसंधान को लेकर के, कि हमारे प्रोडक्ट क्या हैं, आगे क्या होने वाला है, हम क्या बदलने वाले हैं और डेजॉय कैसे अलग है सबसे, ये मैं बताना चाहता हूँ आपको। तो कुछ कुछ चीज़ें आप लोगों से शेयर करूँगा और मैं चाहूँगा कि पेशेंटली आप ये बात सुने। जो भी क्वेश्चंस होंगे वो मैं अंत में आंसर करूँगा आप सबका। सबसे पहली बात ये समझते हैं कि अनुसंधान क्यों ज़रूरी है, और खास करके जो भी दवा आप खाते हैं या कोई भी प्रोडक्ट आप खाते हो, जो अपने बॉडी के अंदर लेते हो, वो उसके पीछे अनुसंधान की क्या भूमिका है। अगर हम ये समझ पाएंगे तो हम डेजॉय की नीति समझ पाएंगे, उसकी रणनीति समझ पाएंगे, उसकी भावना समझ पाएंगे कि डेजॉय एक्चुअली करना क्या चाहता है। तो मैं आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में समझाता हूँ, बहुत कोशिश करूंगा कि मैं जितना लेमन लैंग्वेज में समझा पाऊँ उतना समझा पाऊँ। देयर वुड बी फ्यू केसेस वेयर आई विल बी यूजिंग सम ऑफ द टर्म्स जो शायद आप लोग नहीं सुने होंगे, बट मेरे साथ रहिएगा। मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी का प्रयोग करूं और आप तक पहुंचूं। तो सबसे पहली बात, कोई भी दवा जो बनती है, हमारा शरीर उसको फॉरेन पार्टिकल की तरह लेता है। मतलब आपने देखा होगा कि आपने चावल खाया, आपने दाल खाया, आपने खाना खाया, तो उसके जैसे वो आप अंदर लेते हो, उसका एक प्रोसेस है। हम सब शुरू से पढ़े लिखे, सबको सब मालूम है कि वो कैसे अंदर जाता है, डाइजेशन होता है, फिर होता है फाइनली वो शरीर से बाहर हो जाता है। तो बॉडी की ये टेंडेंसी है कि जो भी चीज अंदर जाती है वो क्रिया से बाहर आए। लेकिन जब हम दवा का काम करते हैं, जब दवा की बात करते हैं या ऐसे प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, तो हम ये बात करते हैं कि वो दवा में टेक्नोलॉजी और साइंस कैसी यूज की जाए कि वो जब तक आपके शरीर में रहे वो अपना काम करे और फिर वो निकल जाए। ठीक है, उसका कोई भी जो असर है वो आप अपन देख सकें। तो जब अनुसंधान की हम बात करते हैं, उसमें सिर्फ दो चीजें होती हैं।
कोई भी दवा बनाने की प्रक्रिया में जो वैज्ञानिक होता है सिर्फ दो ही चीज को इंश्योर करता है। पहला कि वो दवा सेफ हो, दूसरी वो दवा इफेक्टिव हो। ठीक है, सेफ्टी और एफिकेसी, सिर्फ दो ही साइंस होता है इसके पीछे कि आप जो खा रहे हैं वो खाने से आपको कुछ होगा नहीं, और दूसरा आप जो खा रहे हैं उसका इफेक्ट आपको मिल रहा है कि नहीं। पूरी दुनिया में सारे वैज्ञानिक यही काम करते हैं और यही सार है दवा का। सुनने में जितना आसान लगता है उतना ही कॉम्प्लेक्स है ये प्रोसेस, क्योंकि इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आपको प्रूफ करना पड़ता है कि आप जो कह रहे हैं वो सेफ है और वो इफेक्टिव है आपकी दवा। तो ये बीड़ा डेजॉय ने, इसके पहले एडिला बायोटेक जो कंपनी अभी भी है जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है आपकी, एडिला बायोटेक ने ये बहुत पहले ही समझ लिया था कि बिना रिसर्च किए, बिना ये चीज प्रूफ किए कि ये सेफ है और ये इफेक्टिव है, हम मार्केट में नहीं आ सकते। हमको हमारा यूएसपी देना है कि हमारा प्रोडक्ट सेफ है और इफेक्टिव है। जब ये बात हुई, मैं इससे जुड़ा, तो हमने बहुत सारी चीज़ें की। मैंने पिछले लाइव सेशन में अनमोल को सुना था, तो उसने एनेस्थील की बात की थी, एनेस्थील टेबलेट। तो वो प्रोडक्ट था जो हमने डेवलप किया था, और उसके पीछे का अनुसंधान मैं आपको बताता हूँ। शुरुआत में तो जो बातें हुई थी वो ये हुई थी कि हम जो रेस्पिरेटरी, जो सांस से संबंधित बीमारी है, जिसको हम अस्थमा, सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर, से बहुत सारी बीमारियां जिसे जानते हैं, कफ, स्नीजिंग, सब चीज रेस्पिरेटरी से रिलेटेड जितनी डिसऑर्डर है उसको एड्रेस करने के लिए हमें दवा बनानी थी। तो हम एक दवा का इजाद किया जिसको हम आज एनेस्थील के नाम से जानते हैं, टेबलेट फॉर्म में था। इसके लिए हमने क्या अनुसंधान किया? सबसे पहली बात मैंने बोली सेफ्टी। तो जब दवा बनती, मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा समय लूंगा, बैकग्राउंड पे जाता हूँ। दवा बनने की प्रक्रिया में दवा ऐसी नहीं बन जाती कि कल हम आपको कुछ भी लाएं और खिला दें। दवा बनने के पीछे की प्रक्रिया है कि सबसे पहले उस दवा का जो है परीक्षण लैब में होता है। वो परीक्षण किस चीज पे होता है? वो सबसे पहले आउटसाइड द लिविंग एनवायरनमेंट, मतलब एक उस चीज को, जब आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो कुछ जिनके बच्चे पढ़ भी रहे होंगे, जानते भी होंगे, एक बायोटेक्नोलॉजी नाम की चीज होती है, इसमें पेट्री डिश और टेस्ट ट्यूब में टेस्ट करते हैं चीजों को, है ना। मतलब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं, हम किसी भी जिंदा चीज में नहीं, हम वो एनवायरनमेंट बाहर प्रोड्यूस करते हैं और वहां पे उस पर टेस्ट करते हैं कि ये काम कर रही है कि नहीं। जब रिसर्च में ये साबित होता है कि बायोटेक्नोलॉजी वाइज लिविंग सेल में नहीं, आउटसाइड द लिविंग सेल ये काम कर रहा है, तब उसको लेबोरेटरी एनिमल में टेस्ट किया जाता है। जब हम बोलते हैं लेबोरेटरी एनिमल, तो आप लोगों ने बहुत सारी पिक्चरों में, मूवीज में देखा होगा कि अंग्रेजी मूवीज में कि वो सफेद कलर के चूहे होते हैं या गिनी पिग होते हैं। इस तरह के बहुत सारे ऐसे छोटे माइस रैट होते हैं। वो रैट नहीं जो खेतों में मिलते हैं, ऐसे बहुत सारे माइस रैट जो स्पेशली रिसर्च के लिए बनाए जाते हैं, उनके ऊपर ये परीक्षण होता है। जब ये परीक्षण वहां सक्सेसफुल होता है कि आपने एनिमल डेटा, इन विट्रो डेटा और एनिमल डेटा में ये प्रूफ कर दिया कि आपकी दवा सेफ है और इफेक्टिव है, तब आपको परमिशन मिलती है इसको इंसानों में परीक्षण करने का। आप सब भली भांति जानते होंगे, अभी कोरोना में आप लोगों को दुनिया भर के न्यूज चैनल से सुनने को मिलता होगा क्लिनिकल ट्रायल, क्लिनिकल ट्रायल, अभी वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल होने वाला है, अभी इसका ये होने वाला है। दुनिया भर के रिसर्चर लगे हुए हैं, मैं भी उसमें इन्वॉल्व हूँ बहुत सारी चीजों पे। पर इसी चीज को ध्यान से समझें, क्लिनिकल ट्रायल का मतलब होता है कोई भी दवा का इंसानों में परीक्षण। एडिला बायोटेक ने 2012 में ही ये परीक्षण किया था। मैं आज बात नहीं कर रहा हूं, मैं 2012 की बात कर रहा हूं। 2012-13 में ही एडिला बायोटेक ने एनेस्थील का क्लिनिकल परीक्षण किया। हालांकि उसमें नंबर ऑफ पेशेंट्स जो थे वो हमने कम लिए, हमें बकायदा अप्रूवल ले करके सारे मानकों को। और ये आसान नहीं है कि आज मैंने सोचा कि आज चलो पे परीक्षण करूंगा और कल मैंने कर लिया, बिल्कुल नहीं। इंसानों में परीक्षण करने की एक पूरी प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया में
पूरा लीगल एस्पेक्ट होता है, उस लीगल एस्पेक्ट को फुलफिल करने के बाद ही आप कुछ कर सकते हैं। तो सारी मानकों को तय करने के बाद, सारे चीजों को मानने के बाद, और ये ट्रायल का अप्रूवल हमने गवर्नमेंट से लेने के बाद हमने ये ट्रायल किया, ये देखने के लिए कि हम जो सोचते हैं कि ये अस्थमा में काम करता है, कि ये करता है, ऐसा होता है, ये सब क्या है, बोलने के लिए मैं 100 चीजें बोल सकता हूँ, लेकिन उसकी प्रामाणिकता क्या है? प्रामाणिकता के लिए ही अनुसंधान किए गए। जब ये अनुसंधान हुआ, हमें कुछ डेटा मिला, वो डेटा हमने रिपोर्ट किया। आज के में एनेस्थील के नाम से एक पब्लिकेशन साइंटिफिक जर्नल में ऑलरेडी उपलब्ध है ना। मतलब उसका क्या कि ना ही वो रिपोर्ट सिर्फ सबमिट हुई, उसके परीक्षण के रिजल्ट बहुत अच्छे आए, बल्कि वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जितने भी वैज्ञानिक पूरी दुनिया में हैं, उनका एक जो संस्था फोरम होती है, उस फोरम पे हमने वो पब्लिकेशन किया, और आज वो पब्लिकेशन लाइव है एनएस। ठीक है, जब ये बात हुई, फिर हम आगे पहुंचे। हमने बोला कि अब एनेस्थील टेबलेट के फॉर्म पे है, हम इसको कुछ और एक्सटेंशन पे लेके जाएंगे। तब वहां से एक और प्रोडक्ट का सृजन हुआ, जिसको हम आज की डेट में अस्तप्राश के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये अस्तप्राश क्या है? जो आपका लेगेसी प्रोडक्ट है, दिखता बहुत अच्छा है, ये है, बहुत सारा है, लेकिन एक्चुअली आप सबको जिज्ञासा होगी कि ये काम कैसे करता है। एक्चुअली ये करता क्या है? करने को तो बहुत सारे उसमें चीजें लिखी हुई, लेकिन एक्चुअली इसका क्या वैज्ञानिक प्रमाण है कि क्या ये काम करता है ऐसे? बिल्कुल, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरे उसके साथ आपको कहता हूं, इसका वैज्ञानिक प्रमाण है, और दुनिया की सबसे उत्कृष्ट लैब, जो कि सिर्फ भारतीय उस पे वो नहीं है, मानक में खरी नहीं उतरी, बल्कि इंटरनेशनली रनाउंड जो मानक है, उस मानक में अप्रूव्ड लैब में अस्तप्राश के सैंपल की टेस्टिंग की गई। ठीक है, अस्तप्राश की जो मैंने पहले आपको बताया संक्षिप्त में, कि हमने 5 चीजों पे इसका परीक्षण किया। ये 5 चीज क्या थे? 5 क्लेम थे। मतलब जो आज हम अस्तप्राश में क्लेम करते हैं, ये पांचों चीज डेटा है कि हमने क्या प्रूफ किया विज्ञान में। तो अस्तप्राश से हमने प्रूफ ये किया कि इसमें इम्यून बूस्टिंग एक्टिविटी है इम्यून बूस्टिंग, इम्यूनिटी बढ़ाता है। अब इम्यूनिटी बढ़ाता है, इम्यूनिटी बूस्टिंग करता है, क्या है? सबसे पहले आप अभी भी देखते होंगे, आयुष मंत्रालय ने अभी कोविड के उसमें भी ये दिया था गाइडलाइन कि ये इम्यून बूस्टिंग चीजें हैं, आप इसको यूज करें। हम सब जानते हैं कि काढ़ा पीने से इम्यूनिटी बढ़ती, तो एक्चुअली इम्यूनिटी है क्या? सबसे पहली बात, इम्यूनिटी को समझना पड़ेगा कि इम्यूनिटी है क्या। इम्यूनिटी हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता का मतलब, इसको मैं बहुत आसान शब्दों में समझाता हूं आपको। हमारे दिमाग में ना एक लाइब्रेरी है। कैसी लाइब्रेरी है? हम जब पैदा होते हैं, पैदा होता थी, हम जो कुछ भी खाते हैं, जो कुछ भी लेते हैं अंदर, उसका एक इंफॉर्मेशन हमारे लाइब्रेरी में स्टोर हो जाता है, बुक की तरह। किसकी तरह? बुक की तरह, कि भैया ये चावल था, ये खाया, मतलब खा सकता है, नुकसान नहीं करता। आप छोटे होंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे, उन्होंने मिट्टी खा ली, मिट्टी खाई, मिट्टी पची नहीं, इन्फेक्शन हो गया, दिमाग में लाइब्रेरी में फिक्स हो गया कि भैया मिट्टी नहीं खाना है, ये चीज खाने से इन्फेक्शन हो जाता है। अब जैसे ही इन्फेक्शन हुआ, कोई चीज हुआ, जैसे मैंने पहले बताया था, बॉडी की ये नॉर्मल टेंडेंसी है कि आपने जो कुछ भी किया है उसको बाहर निकालना है। ठीक है, तो कोई भी जीव, चाहे वो बैक्टीरिया, वायरस हो, कुछ भी हो, वो क्या करता है? वो करता ये है कि आपकी बॉडी के अंदर जाता है, आपकी बॉडी की मैकेनिज्म को यूज करता है, और अपने वहीं है, और अपना साइकिल पूरा करता है, अपना चक्र पूरा करता है। यही इन्फेक्शन फिर मल्टीप्लाई करता है, 1 होता है, 1000 होता है, 10 होता है, ऐसे 10,000
धीरे धीरे आप बीमार पड़ने लगते हैं। जब आप बीमार पड़ने लगते हैं तो दो ही चीज कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो? पहला, या तो बैक्टीरिया वायरस को आप मार दो, ऐसी कोई दवा दो जो डायरेक्टली उनको मार दे, या ऐसा दो जो उनको जो उनका मल्टीप्लिकेशन रोक दे, उनका बढ़ना रोक दे। बराबर। जितनी दवा, तो इसमें हमारी इम्यूनिटी क्या क्या रोल है? तो हमारी इम्यूनिटी नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म क्या करता है? जैसे कि आपको कोई बाहर कट लगा, चोट लगी, बॉडी अपने आप हील कर देती है। वहां पे अपने आप जो आपके सेल्स हैं वो काम करते हैं, आपकी बॉडी अपने आप बंद हो जाती है, वहां से खून बहना बंद हो जाता है, जल जाता है। आप उसमें हल्दी लगा तो जल्दी भर जाएगा। बराबर है। तो बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम ऐसा होता है कि कोई भी चीज बॉडी को समझ में आई कि ये हमारे लिए खतरा है, तो बॉडी या तो उसको अंदर इम्यून सिस्टम उसको या तो मारने की कोशिश करेगा या तो उसको बाहर करने की कोशिश करेगा। ठीक है। तो अगर हमको कोई कंडीशन है, चाहे हमको डायबिटीज है, हमको कोई और चीज है, इस सारी कंडीशंस में हमारी इम्यूनिटी घटती जाती है। जैसे जैसे एज बढ़ता है, इम्यूनिटी, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता घटती चली जाती है। तो ये वायरस और बैक्टीरिया या जो भी पैथोजन है वो ताकतवर होते हैं जब आप पे हमला करते हैं। तो अब हमने क्या प्रूव किया? क्या इसमें एक प्रोसेस होता है जो मैंने बोला, मारना। उस मारने के प्रोसेस को टेक्निकल टर्म में फैगोसाइटोसिस कहते हैं। फैगोसाइटोसिस, इसको आप गूगल कर लीजिएगा, आपके पास बहुत समय है अभी तो लॉकडाउन में। आप गूगल करिए फैगोसाइटोसिस क्या होता है। वो एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है बॉडी का। वो डिफेंस मैकेनिज्म में वो बैक्टीरिया को हटा देता है। फैगोसाइटोसिस में खुद में एनगल्फ करके मार के हटा देता है। तो हमने अपने अनुसंधान में सबसे पहले इम्यूनोमॉड्यूलेटरी एक्टिविटी के लिए या इम्यूनिटी बढ़ाने की एक्टिविटी के लिए अस्तप्राश में इसी चीज को प्रूफ किया कि हमारी जो दवा है, अस्तप्राश है, वो फैगोसाइटोसिस को इंक्रीज करता है इन टर्म्स ऑफ इन्फेक्शन। इम्यूनिटी इस तरीके से, आप पूछें कैसे करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है फैगोसाइटोसिस कराकर। ठीक है। तो बहुत ही संक्षिप्त में मैं आपको बताया। अलावा और क्या करता है? दूसरा है म्यूकस। म्यूकस पे करता है, जैसे जैसे आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम, अगर वो इन्फेक्शन उसमें होता है तो एक बॉडी का हमारी जो लंग्स है वो एक्चुअली है कुछ नहीं, वो स्पंज है। उसका काम क्या है? एयर को पास करना, है ना, निकालना। अब एयर को निकालने के समय में वो बहुत सारे बायोलॉजिकल फ्लूइड के संपर्क में आता है। जब हमको ये स्थिति होती है, जब हमारा ये कोई इन्फेक्शन होता है, तो हमारा ब्रोंकियो अल्वियोलार लार्वेज, है ना, ब्रोंकियो अल्वियोलार लार्वेज का मतलब ये है कि वो एक तरह का म्यूकस है जो मवाद तो नहीं बोलना चाहिए, मवाद इन्फेक्शन में होता है, पर एक समझ लो आप, ठीक, म्यूकस है। एक तरह की रिएक्शन है जो छाती में बहुत ज्यादा जाता है। जिसके बाद क्या होता है, चूंकि आपका स्पंज में जहां पे हवा आने जाने की व्यवस्था होनी चाहिए, वहां पे अगर पानी, अगर आप स्पंज को पानी में डाल दोगे, क्या होगा? पानी हवा की जगह थोड़ी ले लेगा, थोड़ी जगह पे। तो जब वो मवाद भरा रहेगा तो आपको सांस लेने में तकलीफ होगी। तो अस्तप्राश ये ब्रोंकियो अल्वियोलार लार्वेज को हटाता है, पहला चीज। म्यूकस को डाइल्यूट करता है, उसको मारता है। ये एक इंफॉर्मेशन हुई। अब भैया और क्या होता है? जैसे जैसे आप जानते होंगे, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व है, उनको पता होगा, कभी आपको हार्ट कंडीशन होती है, हार्ट कंडीशन में डॉक्टर बोलता है साहब आपके हार्ट में एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी, आपकी जो धमनियां हैं वो ब्लॉक हो गई, आपको हार्ट में ब्लॉकेज है। ब्लॉकेज का मतलब क्या? जैसे जैसे हम लोग जीवन में आगे बढ़ते हैं, हमारी जो धमनियां हैं, हमारी जो चीजें हैं, वहां के अंदर कुछ ना कुछ जमा होते जाता है। और फिर क्या है कि अगर कोई चीज इतनी बड़ी डायमीटर में
वो छोटी होकर के इतनी हो जाती है जिसकी वजह से ब्लड फ्लो बंद हो जाता है, ये हो जाता है, ये हार्ट की कंडीशन की बात है। अब जब रेस्पिरेटरी होता है या फिर हमारे लंग्स में क्या होता है, लंग्स में भी हमारी धमनियां ऐसी इन्फेक्शन के केसेस में इसमें सिकुड़ने लगती हैं, ऐसी सिकुड़ने लगती हैं कि फिर इसको सांस लेने में दिक्कत होती है। तो ये क्या करता है, उस चीज को बोलते हैं ब्रोंकोस्पाज्म, मतलब आप दर्द होगा आपका, जो है ना, जो है ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं लंग्स के अंदर में, वो पतली होने लगेंगे। इस केस में अस्तप्राश क्या करता है, ब्रोंको डायलेशन, मतलब क्या, डायलेशन का मतलब क्या कि उसको जो सिकड़ी हुई चीज है उसको फैला है, जिसके वजह से हवा का आदान प्रदान बढ़ता है और ये चीजें होती हैं। ठीक है, तो हमने, जो मैं आपको बता रहा था कि हमने ये प्रूफ किया कि ये अनुसंधान में प्रूव है, रिसर्च लैब में, ये मैं जो बोल रहा हूँ ये टेस्टेड एंड ट्राइड एंड डेटा है, और ये डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है कंपनी के पास। और इसके बाद हमने एक और, जो ये बात मैंने बताया आपको कि भाई साहब ये एक्चुअली होता कैसे है ना, तो ये कंडीशन होती है एलर्जी की। एलर्जिक कंडीशन में ब्रोंकियोअल्वेलार लार्वेज निकल जाता है, बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है और इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन इज द फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म, कि आपको कभी कट लगता होगा, चोट लगता हो, तो आप देखेंगे कि जहां पे खून बह रहा है उसके आसपास लाल हो जाता है, रेड हो जाता है ना, वो फ्लायर एंड फ्लाइट बोलते हैं उस चीज को। वो धीरे धीरे लाल होता जाएगा, फिर वो और धीरे धीरे वो कम होता जाता है और फिर जैसे ठीक होता रहेगा वो आसपास जो है वो खत्म होता जाता है, लाल रंग जहाँ चोट लगी है। ऐसे ही वो तो आप बाहर से जब चोट लगा है तो देख सकते हैं, लेकिन अगर आपकी चेस्ट में अंदर कोई इन्फेक्शन हुआ है, आप इसको कैसे देखेंगे, उस कंडीशन को इन्फ्लामेशन बोलते हैं। इन्फ्लामेशन मतलब ज्वलनशीलता। आप लोग देखे होंगे फायर एक्सटिंग्विशर में लिखा है कि इट इज हाईली इनफ्लेमेबल, मतलब ज्वलनशील है। तो आपके छाती के अंदर या आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम या कहीं पे भी, और खास करके मैं जब अस्तप्राश की बात कर रहा हूं, तो वहां इन्फ्लामेशन होता है। इन्फ्लामेशन का मतलब क्या होता है कि आपकी धमनियां, आपकी जो अंदर की पूरा जो सिस्टम वेल्स वो इन्फ्लाम्ड हो जाती हैं, उससे एक साइन और सिम्टम निकलता है। ये इसलिए होता है क्योंकि ये एक एलर्जी का कंडीशन है। तो एलर्जी के लिए हमने प्रूफ किया, और बकायदा इसकी एक हिस्टोपैथोलॉजी लैब रिपोर्ट है। हिस्टोपैथोलॉजी मतलब ये एक तरीका होता है जिसमें हम ये देखते हैं कि हम पूरे लंग्स को निकाल दिए एनिमल के, और उस एनिमल के लंग्स को निकालने के बाद हमने देखा कि ये पहले ऐसा था, बीमारी के समय ऐसा है, और इन्फेक्शन ठीक होने के बाद ऐसा है। जो 90% जर्नल्स में या अखबारों में या जो प्रतिष्ठित साइंटिफिक जर्नल्स होते हैं जहां वो पब्लिश होता है डेटा, आप कुछ उस तरह देखते हैं। हालांकि मेरे पास वो रिपोर्ट्स ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, मुझे ये नहीं पता हाउ टू शेयर द स्क्रीन, बट आई थिंक दिव्यांश कैन हेल्प दैट टू शो मी सम ऑफ द पिक्चर्स। मैं अगर दिखा सकूं इनको, नहीं तो आपको बाद में भेज भी देंगे वो पिक्चर्स को, कि वो आप देख सकोगे कि पहले कैसा था किसी इन्फेक्टेड का लंग्स और बाद में कैसा हुआ। तो ये सब अनुसंधान में प्रूफ हुआ है जो हमने किया है, एंटी एलर्जिक एंड इम्यूनोमॉड्यूलेटरी एक्टिविटी। इसके अलावा और क्या किया हमने, इसके अलावा हमने जो टार कम करने वाली बात, जो म्यूकस निकालने वाली बात है, ये सब मैंने अस्तप्राश के बारे में आपको बताया। अस्तप्राश एलर्जी, इम्यूनिटी, एस्थमेटिक, ब्रोंकाइटिस, इस तरह की बहुत सारी कंडीशंस में यूजफुल है दवा, है ना। एज एन एडजुकेंट थेरेपी आप इसको यूज कर सकते हैं। इसका पूरा वैज्ञानिक प्रमाणिक दस्तावेज है, पूरी तरीके से प्रमाणित है ना। इसलिए मैं बहुत, तो ये अनुसंधान में हमें बहुत अच्छा भी लगा, मैं आपको बताऊं, इसलिए क्योंकि जब आप प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, एनी टॉम डिक एंड हैरी कैन टॉक एनीथिंग।
मतलब मैं तो ये बोल सकता हूँ कि कोई भी ये प्रोडक्ट उठा ले, बोले यार ये दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है, लेकिन किस बेसिस पे? प्रामाणिकता है उसकी, प्रामाणिकता है क्यों? हमारे प्रोडक्ट की प्रामाणिकता है क्योंकि ये रिसर्च के थ्रू गया हुआ है। दूसरे चरण पे आते हैं, ये तो मैंने अष्टप्राश की बात बता दी। ऐसे इसके साथ इसमें 5 नहीं 10 और रिसर्च है, अभी और क्लिनिकल स्टडीज इसमें चलेंगी। तो अष्टप्राश को तो हम और भी ज़्यादा इम्प्रूव और भी बहुत सारी चीज़ों पे लेके आ रहे हैं। दिव्यांश और अनमोल दोनों ने मुझे बहुत सारी चीज़ें बोली हैं जो ये करना चाहते हैं इनके साथ में, और वो हम करेंगे आगे भी अष्टप्राश को लेकर के। इसके अलावा जितने भी प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, चाहे वो हाई एनर्जी हो, चाहे वो आप डायबिट हो, चाहे जितने भी प्रोडक्ट हैं, सबके पीछे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिसर्च गया हुआ है, कुछ ना कुछ अनुसंधान गया हुआ है। अब मुद्दे की बात कि हम आगे क्या करेंगे, आगे क्या होगा। तो जैसे अनमोल ने लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था कि बहुत सारे कंपनी बहुत सारे डायरेक्शंस में सोच रही है, चाहे वो टूथपेस्ट हो, चाहे वो हो। मुझे जिम्मेदारी जो मिली हुई है बहुत सारी चीज़ों की, वो मैं आपको बताऊं। वो बहुत सारी जिम्मेदारियां ऐसी हैं कि आप मल्टीविटामिन्स, ये नॉन विटामिन्स नहीं है, मल्टीविटामिन्स तो रोज मिलते हैं आपको, लेकिन ये जो मेरे 17 सालों का निचोड़ है जिंदगी का, वो सब मैंने शेयर किया है भाई साहब के साथ। भाई साहब का इतना नंबर है, उन्होंने जो इतने अपने रिसर्च कर रखे हैं, उसके बेसिस में बहुत सारे ऐसे फॉर्मुलेशन हैं जो हम लोग लेके आएंगे विटामिन मिनरल्स को लेकर के। दूसरा, बहुत सारे सुपर फूड्स आने वाले हैं, है ना, सुपर फूड्स आने वाले हैं, डाइटरी सप्लीमेंट्स आने वाले हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स आने वाले हैं। मैं ये सब मैं इसलिए बात कर रहा हूँ आपकी कि इम्यूनिटी और अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग लोगों के यूज की और इफेक्टिव मेडिकेशन जो है वो हम लेके आएंगे आज की डेट में। मल्टीविटामिन आपको बहुत तरीके से मिल जाएंगे और पता नहीं उसमें कुछ होता है नहीं होता, मुझे नहीं पता, लेकिन विटामिन आपके जीवन में क्या काम करता है ये आपको पता होना चाहिए। मैं इसे थोड़ा संक्षिप्त में आपको जानकारी दे दूं। आप लोग सबको ये सोचते होंगे हर्बल प्रोडक्ट हर्बल प्रोडक्ट हर्बल प्रोडक्ट, बहुत सारे लोग इसमें से आप लोग ऐसे हैं जो मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, आप लोग लंबे समय से मार्केटिंग कर रहे हैं और फिर डायरेक्ट मार्केटिंग में एक चैलेंजिंग एस्पेक्ट है। तो मैं एक चीज बताऊं आपको, जब आप ये कहते हैं ना हर्बल प्रोडक्ट, सबसे पहली बात समझना है कि क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग क्या है। सबसे पहले डाइटरी सप्लीमेंट क्या होता है, न्यूट्रासूटिकल क्या होता है, फंक्शनल फूड क्या होता है, आयुर्वेदिक मेडिसिन क्या होती है, इसका ज्ञान अगर आपको है, आप फंडामेंटल डिफरेंस जानते हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। और ये मैं आपको बताता हूँ कैसे ये रोजमर्रा की जिंदगी में आपको इम्पैक्ट करता है, और ये आपको समझना चाहिए। चीज आपको मैं एक चीज बता दूं, एक तरह का फॉर्मुलेशन होता है जिसको बोलते हैं क्लासिकल फॉर्मुलेशन, क्लासिकल फॉर्मुलेशन, और एक होता है प्रोप्राइटरी फॉर्मुलेशन। क्लासिकल फॉर्मुलेशन का मतलब क्या, कल को आप मैं कोई भी च्यवनप्राश बना सकता है, ठीक है। अब आप पूछेंगे अरे वैसे कैसे बना सकते हैं, तो च्यवनप्राश बिल्कुल बना सकते हैं आप। जो च्यवनप्राश चरक ने लिखा था, जो च्यवनप्राश आयुर्वेदिक टेक्स्ट में लिखा हुआ है, आप अगर वही चीजें यूज करते हैं और आप वही जड़ी बूटी यूज करके और वही प्रोसेस करके बनाते हैं, तो आप भी च्यवनप्राश बना सकते हैं, आप वटी बना सकते हैं, आप कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं क्लासिकल फॉर्मुलेशन। तो अगर आप इसको थोड़ा सोचें, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स होते हैं, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स मेस और बीडीएस हैं, ये सारे लोग क्लासिकल फॉर्मुलेशन देते हैं। मतलब आप उनके पास गए तो वो अपनी बनाई हुई जो चीजें हैं वो आपको देंगे, ठीक है, ये आपको देंगे। तो आपकी अब ये चीज है कि जैसे उसे क्लासिकल फॉर्मुलेशन आपको दे दिया, क्लासिकल फॉर्मुलेशन आप खाए, ठीक है। एक होता है प्रोप्राइटरी फॉर्मुलेशन। प्रोप्राइटरी फॉर्मुलेशन का मतलब क्या, प्रोप्राइटरी फॉर्मुलेशन का मतलब ये हुआ कि मैंने अपनी बुद्धि से 4 जड़ी बूटियां जोड़ी, मैंने उसको अलग अलग तरीके से बनाया और फिर मैंने उसको मार्केट में लाया, उसको आयुर्वेदिक मेडिसिन बोलते हैं, जो एडिलाबायोटिक बना रही है, ठीक है। इसलिए आपको लाइसेंसिंग मिलता है आयुर्वेदिक मेडिसिन वाला, करेक्ट, क्योंकि ये इनका फॉर्मूला है, इनका प्रोप्राइटरी नॉलेज है, इनका
प्रोप्राइटरी चीज है। ऐसी हिमालय, डाबर सब में यही चीजें आएंगी। ठीक है। दूसरी चीज, जब मैं डाइटरी सप्लीमेंट, इसके बाद आते हैं डाइटरी सप्लीमेंट। ये क्या है? ये बहुत सिंपल है। जो आपको डाइट में नहीं था कि ये कार्बोहाइड्रेट, इतना प्रोटीन, आप बचपन में पढ़े होंगे, आंगनबाड़ी में आज भी लगा हुआ होता है कि भैया बैलेंस डाइट खाना चाहिए। बैलेंस डाइट खाने WHO का फॉर्मूला ये है, और बैलेंस डाइट को ये चीजें खानी चाहिए, इससे आपका ठीक रहेगा फूड का इंटेक। तो ये आपका डाइट चार्ट है, ये बैलेंस डाइट है। लेकिन हम अपने जीवन में बैलेंस डाइट खा पाते हैं क्या? नहीं खा सकते, नहीं हो पाता। तो बैलेंस डाइट की जो हमने मिस की, जो डाइट में चीजें, वो चीज कहाँ से फुलफिल होती है? जब ये सप्लीमेंट लेते हैं, इसलिए इसको डाइटरी सप्लीमेंट बोलते हैं। जो डाइटरी सप्लीमेंट आपके डेजॉय ने लॉन्च करे हुए। ठीक। अब तीसरा चीज आता है न्यूट्रासूटिकल। न्यूट्रासूटिकल क्या? जो न्यूट्रिएंट नहीं मिलते हमको, वो न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट मतलब क्या? विटामिन और मिनरल्स। आपको जिंक चाहिए, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन वो चाहिए, वो आपको नहीं मिलते आपके खाने से। तो आपको कहां से मिलेंगे? जब न्यूट्री सप्लीमेंट लोगे, जिसको आप बोलते हो न्यूट्रासूटिकल। तीसरी चीज फंक्शनल। फंक्शनल फूड क्या? ऐसा फूड जो आपकी रोजमर्रा की चीजों में आपके फंक्शन को इंप्रूव करता है। आपने क्या ऐड होगा? याकूत का। याकूत का गुड बैक्टीरिया, गुड फॉर योर हेल्थ। अरे दही देख लो आप, दही क्या करता है? दही क्यों खाते हो आप? दही बोलते हैं इसको खाओ, इसमें बैक्टीरिया है, लेकिन ये हेल्दी बैक्टीरिया है। मतलब क्या करेगा? आपके डाइजेशन को बढ़ाएगा, आपके डाइजेशन को ठीक करेगा। तो ये आपके फंक्शन को बढ़ाता है, तो बोलते हैं फंक्शनल फूड। तो जितनी एनर्जी बार आती है, जितनी वो याकूत जैसे प्रोडक्ट आते हैं, वो सब फंक्शनल फूड है। ठीक है। फंक्शनल फूड होने के बाद डाइटरी सप्लीमेंट, फंक्शनल फूड, मैंने ये सारी मिनरल्स बताए। तो ये सारे कैटेगरीज में आप हम आएंगे, हम आने वाले हैं, और इसका बिल्कुल प्लान रोड मैप तय है। आपके जो मैनेजमेंट के लोग हैं, जो बहुत नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, बहुत अच्छे हैं और बहुत ही अच्छा रखते हैं आपके लिए, समाज के लिए और प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए। इसीलिए मेरे जैसे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आप लोग सबको निश्चित तौर पे, चाहे वो ट्रेनिंग हो, चाहे वो प्रोडक्ट के बारे में जानकारी हो, रिसर्च हो, पूरी तरह से आप लोगों का सहयोग कर सकूं। इसके अलावा मुझे और प्रोडक्ट वाइज जो जो डिमार्केशन, जो अनमोल जी की चीजें हैं, जो दिव्यांश जी की चीजें हैं, जो भाई साहब की चीजें हैं, ये सारी चीजें मुझे मिलती रहती हैं। हम लोग कंटिन्यूअसली लगे हुए हैं। मैं आपको ये बता दूं कि अभी बहुत जल्दी डेजॉय जो है, वो एक बहुत बड़ी संस्था के साथ में MOU करने वाला है हमारे साथ में। और हमारे साथ में वो जो संस्था है, वो दुनिया की उसी संस्था है जिन्होंने पहली बार मिसाइल को लॉन्च किया था। ये पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था अंतरिक्ष में। तो हम उनके साथ में ये MOU करने वाले का कागज वो हो चुका है। लॉकडाउन की वजह से रुका हुआ है, जब हो जाएगा तो आपको बताऊंगा। वो दुनिया का सबसे प्रीमियम लैब है, बहुत बेहतरीन साइंटिफिक चीजें हैं। यहाँ नहीं, US, मलेशिया में भी ये काम हो रहा है, और मैं इसमें पूरी तरह से लगा हुआ हूँ, इंस्ट्रूमेंटल हूँ। और मैं आपको पूरी तरह से यकीन दिलाता हूँ कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, उसके पीछे के जो रिसर्च है, उसकी गुणवत्ता, उसकी अनुसंधान, प्रोडक्ट खुद यूज करने, दूसरों को यूज करने के लिए बिल्कुल सही है, मानकों के अनुरूप। आई थिंक मुझे आज इतना ही कहना था। मोर देन 30 minutes I have already taken. So Divyansh, if you have any comments on Anmol, you have any comments you can tell. हेलो, मेरे को लगता है कंटिन्यूसली बोला है मैंने। और